एक झूला राम ने सेल डीड एग्जीक्यूट किया था 2003 में। 2003 में डिफेंडेंट प्लेंटिफ के फेवर में। और इससे ठीक पहले सर एक सिविल सूट चला था 1990 में। 1990 में सिविल सूट चला जिसकी जजमेंट ऑफ डिक्री हुई है 1994 में। 1994 वाले में आपस में इस सिविल सूट समझौते के आधार पर डिसाइड हुआ, और इस सिविल सूट के डिसीजन के आधार पे, जजमेंट और डिक्री के आधार पे, जो लीगल हेयर्स थे जिस एंसेस्टर प्रॉपर्टी के, आत्माराम के जो बच्चे थे झूलाराम, झूलबाई, गणेश भाई, तो झूलाराम का तो इनके बीच में आपस में उसी से जो 1990 वाले सिविल सूट में आपस में समझौता हो गया, और उसी डिक्री के पालन में जो आत्माराम की तीन बेटियां, दो बेटियां थी, झूलबाई और गणेश भाई, इन्होंने सेल डीड एग्जीक्यूट किया प्रेजेंट अपीला नंबर 1 सरवन के फेवर में। अब भाई देशमुख साहब, इस सूट में क्या चाहते हो ये तो बताओ, बाकी कहानी को बाद में जी, घुमाना मत बताओ। therefore lordship, नहीं, मुद्दे की बात बताओ, क्या चाहते हो इस सूट में? both the trial court and appellate court lordship passed the judgment and decree lordship against the law lordship, because lordship की ancestor property थी, ancestor property में बिना बंटवारा किए कथित रूप से ये प्लेंटिफ का कहना कि जो झूला राम था उसने उसके फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट किया था, उसके ग्राउंड पे उसने डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन मांगा है। जबकि उसने जिस सेल डीड की बात कर रहा है वो सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ है 2003 में। इसके ठीक पहले जो 1990 में सिविल सूट चला था जिसकी जजमेंट एंड डिक्री 1994 में हुई थी, और वो आपसी सहमति से जजमेंट एंड डिक्री पास हुई थी, उसी के पालन में जो दोनों बहनें थी, दोनों बहनों ने अपने बेटी के पति के फेवर में, जो अपीला नंबर 1 है उसके फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया था 1995 में। लॉर्डशिप जजमेंट एंड डिक्री आल्सो लॉर्डशिप बेड एज पर लॉ लॉर्डशिप, बिकॉज लॉर्डशिप की उसी सिविल कोर्ट ने, जिस सिविल कोर्ट ने पहले जजमेंट एंड डिक्री की है, वही अपने ही जजमेंट एंड डिक्री, पहले वाले जजमेंट एंड डिक्री को बता रहा है कि वो जजमेंट एंड डिक्री इनके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। सूट काय के लिए फाइल हुआ था ये तो पता ही नहीं अभी तक। फाइल हुआ था साहब की प्रेयर की कॉपी है आपके पास? जी है सर। तो पढ़ के बताओ तो, वहाँ क्या प्रेयर मांगे बताओ जरा, जी, प्रेयर दिखाना जरा। पेज नंबर 8 पे, प्लेन के पेज नंबर 8 पे पैराग्राफ नंबर 9, वादी निम्न अनुतोष की मांग करता है। पहला, वादी को प्रतिवादियों से उक्त वाद भूमियों में 0.813 हेक्टेयर भूमि गुण दोष के आधार पर विभाजित करवाकर पृथक कब्जा प्राप्त करने की डिक्री दी जाए, अथवा वादी के द्वारा खरीदी गई वाद भूमियों वादी को बंटवारे में मिलने पर उन पर वादी के कब्जे की पुष्टि की जाए। समस्त वाद व्यय और अनुतोष। और तो इसमें जो डिक्री पारित हुई साहब, इसी जो ये वाले सिविल सूट में, एक मिनट में जो डिक्री पारित हुई, डिक्री देखें पेज नंबर 16, रुकिए तो सही। A1 व्यवहारिक न्यायालय वर्ग 2 सख्ती का फैसला क्रमांक दीवानी मुकदमा नंबर 1/90 फैसला एवं डिग्री दिनांक 28/1/94 को कपट पूर्वक होने से निरस्त करते हुए उसे अवैध घोषित करने हेतु वाद के सम्मान काल में जनवरी 98 में संपन्न हुआ, जबकि प्रतिवादियों ने राजीनामा डिग्री दिनांक को जानकारी दी है ना। यह कि प्रतिवादी की निष्पादित दिखावटी बिक्री पत्र 28/3/95 को भी इसने सेल डेट को भी नल एंड वाइड मांगा है, डिग्री को भी नल एंड वाइड मांगा है ना। अब को भी निरस्त कर दिया जाए, ठीक है। तो अब क्या दिक्कत होगी आपको? दी ये बेसिक रिलीफ ये मांगा गया, सेल डेट डिक्लेयर नल एंड वाइड, टू बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। सेकेंडली, दी जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द सिविल जज be declared as not binding upon the plaintiff, or because it has been written, it has been obtained by fraud, all right। और अगर ऑब्टेन फ्रॉड हुआ है उस कोर्ट के साथ हुआ है तो वही कोर्ट देखेगा कि दूसरा कोर्ट देखेगा? फ्रॉड तो वही कोर्ट देखेगा जिसके साथ हुआ है। लॉ इज वेल सेटल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो ऑन दिस पॉइंट। दो क्वेश्चन है साहब, एक तो एंसेस्टर, पहले हमको फैक्ट्स को तो डाइजेस्ट करें, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। आप क्या क्या बोले ना, बड़ा बाउंसिंग निकल गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। क्लियर घुमाते हो आप लोग इधर उधर, बता रहा भाई। सब एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। एंसेस्टर नहीं, सूट क्यों फाइल हुआ था ये बताओ। ये वर्तमान का सूट फाइल हुआ था कि सेल डीड और डिग्री ऑफ ट्रायल कोर्ट 2003 को जो सेल डीड एग्जिबिट P2 है उसको मानते हुए उसके फेवर में कब्जा और उसको नो बाकी रिलीफ को भी तो पढ़ो भाई। क्या भाई देखो ये सिविल सूट का रिकॉर्ड तो पढ़ लो। पेज नंबर 9 पे रिलीफ है सर जी। पेज नंबर 9 जी। हाँ जी, हाँ 9 भी है सर, अमेंडेड नहीं, उसके पहले 7 अब भी है ना, उसको तो आप बता ही नहीं रहे हो। 7 प्रतिवादी क्रमांक 4 के पक्ष में निष्पादित दिखावटी विक्रय पत्र दिनांक 28/3/95 को अवैध घोषित करने हेतु मूल्यांकन 300 रुपये तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन 300 रुपये।
कुल 600 रुपये करता है, जिस पर 60 रुपये का न्याय शुल्क वाद पत्र के साथ संलग्न है ना। आप मांगा प्रेयर मांगा है 9 में। जी, 9 भी है साहब अमेंडमेंट में। यस, नौ प्रतिवादी क्रमांक 9(1) हाँ। घोषित किया जाए कि प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 के द्वारा एवं प्रतिवादी क्रमांक 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 28/3/95 अवैध है तथा वादी पर प्रभावहीन है। उसके बाद में 9(1) प्रतिवादी क्रमांक 4 को स्वतः या प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 अथवा उसे किसी भी रिश्तेदार या एजेंट या मजदूर के जरिए वादी द्वारा दिनांक 19/3/93 को खरीदे गए एवं उस पर काबिज वाद भूमियों पर कभी भी किसी भी भांति से प्रवेश करने तथा वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग एवं कब्जे को भंग करने से मना करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री प्रदान की जाए। सर जी 9 सर क्या बोलती है? जी 9 दी मु न दीवानी मुकदमा नंबर 1/90 न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 सत्ती के राजीनामा फैसला एवं डिक्री दिनांक 28/1/94 को कपटपूर्वक होने से निरस्त करने अथवा उसे अवैधानिक एवं वादी पर बंधनकारी नहीं होना घोषित किया जाए। फिर जी 1990 का मुकदमा है, सिविल सूट था 1990 का सिविल सूट था। आप क्या थे? प्लेंटिफ थे क्या जी नीचे? जी उसमें वो नहीं, आप इस केस में क्या थे? डिपेंडेंट थे। डिफेंडेंट डिपेंडेंट थे ना। तो जी प्लेंटिफ की फेवर में सूट डिग्री हुआ, उसकी अपील भी खत्म हो गई। अपील में भी आप हार गए। मैं डिफेंडेंट बता। मैं कागज में लिख लिया करो ना भाई। जी वो था आत्माराम सब, वो था आत्माराम वर्सेस झूलबाई। उसमें झूल मैं उसमें कुछ भी नहीं हूँ साहब, आत्माराम है, आत्माराम वर्सेस नो नो झूलबाई नो गणेशिया। भाई, देशमुख साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं, ये प्रेयर हुई, ठीक है, दो मुख्य प्रेयर हुई जी कि इसको सेल डेट को भी डाल किया जाए और जजमेंट ने डिग्री। आप क्या थे? ट्रायल कोर्ट में डिफेंडेंट थे। नहीं हूँ मैं डिफेंडेंट आप अभी भी थे। इस केस में। हाँ, इस केस में मैं डिफेंडेंट नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 4 हूँ। फोर्थ थे ना। तो तो ये जो इसमें आपने जवाब दावा फाइल क्या किया जी कि सेल डेट जो हुई है सही हुई थी, उसका क्या जवाब दावा फाइल किया, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट हुआ, वो सब बताओ ना। आप तो कहानी देख के कुछ भी बताते रहते हो भाई। सबसे पहले इसी जजमेंट का बता दें सर, जो पुराना वाला सिविल सूट था, जो सिविल सूट का? सी वाला, नहीं पुराना वाला सिविल सूट नहीं, 19। सिविल आपने क्या डिस्टेंस दिया WS में फाइल में, क्या किया ट्रायल कोर्ट में, ये बताओ। ये क्योंकि इस सिविल सूट के आधार पे, समझौते के आधार पे जो डिग्री बनी, डिग्री के बाद में डिफेंडेंट नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर जो झूलबाई और गणेशिया ने आपस में करके, जो उनके भाई की बेटी थी अरे वो उसके। तो मत बताओ ना, आप अपनी प्लेन से जवाब दावा से तो पढ़ो, आपने है कि नहीं? क्या जवाब दावा में आपने क्या स्टैंड लिया वो बताओ ना। जी हमको जवाब दावा सीधा सीधा समझाया करो भाई। आप लोग क्या थोड़ा थोड़ा सी पढ़ते हो, थोड़ा पूरा पूरा जवाब दावा पढ़ो ना, तब तो समझ में आएगा हमको भी। वैसे ही हमको समझ कम आता है आप लोगों का। बहनों को अंधेरे में रखकर आपने एग्रीमेंट कराया था, बहन का हक था वो खा गए हो। जी जी हमारे पिताजी ने हाँ, आपके पिताजी ने, मतलब जी बहनों का हिस्सा खा गए हो। ये पिताजी में अपिलान नंबर 1 दामाद है इसी सर, अपिलान हाँ, तो नंबर, अपनी अपनी और सास, अपिलान नंबर 2 बेटी है बेटी, जी, आपने तो अपनी जो दादियां बुआ नानी। बुआ लोग की जो। हाँ, तो अपनी दादियां नानी का हिस्सा मांग रही ना। नहीं बुआ लोग का, बुआ लोग ने हमारे फेवर में सैलरी इंस्टीट्यूट को आप खिलाफ जवाब दो तो पढ़ो प्रभु। जी सब इसमें नहीं, ये कॉपी है सर। पढ़ो। शुरू से पढ़ लो। जवाब दावा प्रतिवादी क्रमांक 1 और 4 की ओर से निम्नानुसार जवाब दावा प्रस्तुत है। पहला, ये कि वाद पत्र के कंडिका क्रमांक 1 का कथन असत्य होने से अस्वीकार है तथा बात विशेष रूप से अस्वीकार है कि वाद पत्र के कंडिका क्रमांक 1 पर दर्शाए खसरा नंबर के भूमियों पर प्रतिवादी गण का भूमि भू स्वामित्व हक है। सत्य कथन यह है कि वाद पत्र के कंडिका क्रमांक 1 पर दर्शाए खसरा नंबर के भूमियों पर पहले प्रतिवादी गण के भूमि स्वामी हक और स्वामित्व पर था, किंतु वाद पत्र के कंडिका क्रमांक 1 पर दर्शित खसरा नंबर के भूमियों का प्रतिवादी गण के बीच में बंटवारा होने के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 4 को छोड़कर प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता
2 एवं 3 के नाम से बंटवारा अनुसार अलग अलग एवं भू अधिकार अभिलेख ऋण पुस्तिका तैयार कर प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 ने अपने अधिकार एवं स्वामित्व के भूमियों को प्रतिवादी क्रमांक 4 के पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 28/3/95 को 22,500 रुपए में बिक्री कर दिया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा किया गया बिक्री। मिस्टर देशमुख, जी, ये डाटा पूरे पूरे जवाब दावा में डिनाइल डिनाइल किया आपने, सिंपली डिनाइल किया है जी है ना। जी, हमारा ये और कहना है कि हमारे बंटवारे के बाद में जब हमको मिल गई, बंटवारे के बाद में मिलने के बाद में दोनों बुआओं ने मेरे को रजिस्ट्री करके दे दिया था, जो तो वही रजिस्ट्री को सेल डेट को नल एंड वाइड कर रहा है। जी। तो उसको और आप ये बताओ, नल एंड वाइड को कैसे मीट आउट किया आपने? हाउ यू मीट आउट दी फैक्टम ऑफ डिक्लेयरिंग दिस सेल डेट टू बी नल एंड वाइड? क्योंकि क्योंकि जो और ये जो जो डिग्री प्राप्त हुई है उसको प्लेंटिफ ने कैसे प्रूव कराया कि फ्रॉड कैसे करके लगाया है? और आपने उसको क्या एविडेंस कराया कि जिसे ये ना पता चले कि फ्रॉड हुआ है? क्योंकि 1990 के सिविल सूट के आधार पर जो जजमेंट और अरे भाई डिक्लेरेशन। देशमुख साहब, क्यों नहीं मुद्दे की बात को पकड़ते भाई? आप ये तो बताओ उसकी एविडेंस को कैसे अप्रिशिएट किया ट्रायल कोर्ट ने? ये तो बताओ ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या लिखा, ये तो बताओ। जजमेंट के पैराग्राफ पेज नंबर 16, पैराग्राफ नंबर 16 देखेंगे P1A1 का पेज नंबर पैराग्राफ नंबर 16 से। क्या बोलता है? व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल कोर्ट जी जी एंड व्हाट आर द इश्यूज फ्रेम्ड बाय द ट्रायल कोर्ट? प्लीज टेल अस। जी। इश्यूज ये थे सब, टोटल 5 इशू थे, टोटल 9 इशू थे। पहला इशू था, क्या वादी झूलराम द्वारा कथित रूप से निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 19/3/93 के आधार पर ग्राम बिछिया स्थित भूमि खसरा नंबर सौ एकड़ का स्वत्वधारी है। दूसरा था, क्या कथित विक्रय पत्र की पत्र दिनांक 19/3/93 कूट रचित है, यदि हाँ तो प्रभाव। तीसरा, क्या वादी प्रतिवादी गण के से बंटवारा करवा पाने तथा विवादित भूमियों के आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है। चौथा, क्या प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 28/3/1995 अवैध व शून्य है, यदि हाँ तो प्रभाव। और पांचवा, क्या व्यवहारवाद क्रमांक 1/1990 में व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 शक्ति द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक दिनांक नहीं दिनांक 9 जो भी होगा, कोई जी दिक्कत दिनांक प्राप्त होने से निरस्त किए जाने योग्य। तो आप हमको वही एविडेंस बताओ दो इश्यूज का। इशू नंबर कोर्ट की 5 का। फाइंडिंग, इसमें कोर्ट की ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग हाँ, पेज इशू नंबर 5 का और सेल पैराग्राफ डेट का। नंबर 60 पेज नंबर पेज नंबर 16 का पैराग्राफ नंबर 13 से फाइंडिंग पेज नंबर 18 से। पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 13 मिनट से 16 पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 13। अतः प्रकरण में आए उपरोक्त साक्ष्य और निर्णय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरांत यह पाया जाता है कि वादी गोविंद राम ने मृत प्रतिवादी क्रमांक 1 झूलराम से खसरा नंबर 100 रकबा 100 एकड़ भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी, किंतु अब न्यायालय में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत प्रतिवादी झूलराम का ग्राम बिछिया स्थित कुल पैतृक कृषि भूमि 2.557 हेक्टेयर के कितने अंश का स्वत्व था। इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार मृत प्रतिवादी क्रमांक 1 झूलराम को 2/3 भाग एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 को क्रमशः 1/6 और 1/6 का स्वत्व प्राप्त होता है। जबकि प्रतिवादी गण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क करते हुए कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 अनुसार मृत प्रतिवादी झूलराम एवं प्रतिवादी देशमुख क्रमांक साहब, आप समझ में आ गए। जी सेक्शन 6 ऑफ हिंदू। यस। और वो जो है विनीता शर्मा से कवर है ना? बहनों को हिस्सा मिलेगा, खत्म बात, हो गया। वही तो हम बोले देशमुख साहब इधर इधर। तो सिविल सूट में समझौता हो गया तीनों तो का। समझौता को तो भी नल एंड वाइड मान दिया ना कोर्ट ने। समझौता हो ही नहीं सकता। सी कानून के खिलाफ की समझौता हो सकता है क्या? इसी तीनों ने बराबर बांटा है साहब उसी में। बहनों को मिला है? जी, बहनों को दिया, कहाँ मिला है? उन्हीं बहनों ने हमको बेचा है। वो तो वही तो उन्होंने बोला है कि ये फर्जीवाड़ा है। और ये बताओ, तिरपन रजिस्टर हजार से 53,300 रुपए की आप बात बता रहे हो, डब्ल्यू है कहीं पे आया है, पढ़ा है। जी 53,000 रुपए का कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है? और 95 में कौन सी जमीन 53,000 में बिकी थी भाई? क्या बात करते हो? 22,000 हमको 22,000 में बेची है, 22,500 में। पैसा कहाँ हुआ उसको? और इनके पास में 53,000 वाला है। नो नो नो, आप धारा 6 का जो देखिए, ट्रायल कोर्ट ने ये जो लिखा है, जी पेज धारा नंबर 16 यस,
मेरे को बेचा है सब 28,500 में, इनको बेचा है अरे 53,000। बहनों की प्रॉपर्टी को आप खरीद लेके फर्जी वाला, यही तो केस है। ये कौन है, गणेश गोविंद राम कौन है? गोविंद राम साहब ये क्रेता है ये। क्रेता है? हाँ, जिसने हमारे मतलब हमारे पिताजी ने जिसको बेचा था, अच्छा। यानी जो अपीला नंबर 2 के पिताजी ने बेचा था, सुकृता बाई ने। मैं सुकृता बाई का हस्बैंड हूँ इसमें। नहीं 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 सरवन। नहीं, ये भी तो एक ही फैमिली वाले हैं सब। नहीं नहीं, ये अलग है सर। अलग है? जी। इसका वंश वृक्ष ऐसा है क्योंकि सबसे पहले जो आत्माराम था, जो सिविल सूट चला था पहले वाला, अरे भाई, आत्माराम ने सिविल सूट किया था झूल बाई और गणेश बाई के ऊपर, जो दोनों उसकी बेटियां एक मिनट, ये जो डिफेंडेंट नंबर 4 है, श्रवण कुमार, जी दामाद है। दामाद है ना? दामाद है, ये जो झूल राम की बेटी का हस्बैंड है, जिसके फेवर में हमारी दोनों बुआओं ने रजिस्ट्री की है। अच्छा चलो, आप पहले इसी को पढ़ो, सर कंडी का। एक बार थोड़ी सी डेट से बताता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, पहले थोड़ा कंडी का कोई। सर, ये 1900 थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, जी। हमको समझने का ढंग अलग है ना भाई। यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ो। उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार, पैराग्राफ 13 का आधा हिस्सा सर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार मृत प्रतिवादी झूलराम एवं प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 ने 3 को अपने पिता के पैतृक संपत्ति पर 1/3 अंश का अंश का खाता अंश का खाता प्राप्त होता है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन हो गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 का अवलोकित किया गया, जिसके अनुसार उक्त धारा 1 के परंतु के अनुसार संशोधन प्रभाव दिनांक 20 दिसंबर 2005 से पूर्व 2005 से पूर्व किए गए विभाजन पर प्रभाव नहीं डालती है, ना ही उसे अविधि मान्य करती। अतः विचारोपरांत पाया जाता है कि मृत झूलराम को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में 2/3 पांच अंश का अंश का 5 कुछ लिखा है, अंश प्राप्त होता था। स्वच्छ स्वच्छ सभी प्रतिवादी जी स्वच्छ सभी प्राप्त होता है। प्राप्त होता था, तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 को 1/6 अंश का स्वतः प्राप्त होता था। सी मिस्टर जी। देशमुख, 14। दिस फाइंडिंग इज कॉन्ट्री टू दी विनीता शर्मा। दिस बेसिक फाउंडेशन इज अगेंस्ट दी विनीता। यदि इसको मान भी लिया जाए तो ठीक है, जो इनको सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ इनके फेवर में, पहले सबसे पहले सर, अब सब एक बार डेट से बता देता हूँ, डेट मैं बताऊं ना? क्योंकि पूरा पहले ही हमको ये सब हो चुका है, अरे सब कुछ को नलीफाइड कर दिया कोर्ट बहुत ने। पहले। सी, आपको देखिए, विनीता शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि अगर कोई पार्टीशन अगर हो चुका है और किसी कोर्ट की डिग्री है, जी। परंतु आपके केस में क्या हुआ, आपकी डिग्री को कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, तो खत्म कर दिया। उसमें तो मैं पक्षकार भी नहीं हूँ तो सर। क्या हुआ? आपने आपको जब पक्षकार बनने का अवसर था तो आपने किया नहीं है ना? उससे पक्षकार नहीं हुए, उसका साइड जब आप इस कोर्ट में आए तो आपने ये स्टैंड लिया क्या कि आई वॉज पार्टी टू द केस और आई वॉज नॉट पार्टी टू द केस। पहले आत्माराम ने सिविल सूट लगाया था, झूल राम ने सूट भाई ने लगाया था अपनी दोनों बहनों के विरुद्ध, और उसी सिविल सूट में समझौता हो गया। तो उसको तो कोर्ट ने नल एंड वाइड माना ना। 1990 में साहब सिविल सूट फाइल होता है, उससे कुछ और नहीं होता। सिविल सूट फाइल होता है, और अरे ये 1900 बहुत हुआ है। पुराना जो सेल डीड हुआ था उसकी कॉपी कहाँ एग्जिबिट हुई है? पुराना वाला सेल जो सेल डीड हुई थी, जी हुआ है। वो कंप्रोमाइज के आधार पर जो हुआ था उसके उसमें एग्जिबिट हुई है ट्रायल कोर्ट में। वो सिविल सूट का रिकॉर्ड बुला लेंगे वाले केस का। सब इस बीच में अपीला नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 की डेथ हो गई सर, तो मैं 18/4 22/4 और 22/3 लगा वो तो खैर अलाउ कर देंगे। आप अपील हो गए हो? दूँ। इसके लिए अपील हो गए रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट बनवा लो। मैं 3 दिन में लगा दूंगा, हैं? 3 दिन में आवेदन लगा देते हैं। अभी लगाया नहीं हुआ आवेदन? और मेरे को कल ही पता चल गया। अरे भाई, इसमें हमको लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड वाला जो केस करना रुकिए, आप लगा दीजिए, आवेदन हम मंगा लेते हाँ है साहब। जी। हैं। जी, एग्जिबिट हुआ, एग्जिबिट D1। क्या क्या एग्जिबिट हुआ है? D1, एग्जिबिट D1। जजमेंट की कॉपी है? एग्जिबिट वो सेल D1। सेल डीड और जजमेंट? ये अभी करें। दिस एग्जिबिट D2 है। एग्जिबिट D2 है, झूल बाई ने सरवन को जो बेचा है वो है। एक इन द सिविल सूट, this the in the this plenty, a civil suit was filed for declaring the sale deed, उसको देख के बता देंगे, dated so to be null and white, and judgment and decree passed by the learned civil judge class 2 Sakti in civil suit number so in case of so we declared as null and white. Let the record of the in the suit pending before the by filing civil suit number
28/1996 before the London Civil Judge Class 2 Shakti. Let the record of this that civil suit be requisite within 10 days and release this case on